अशोक गहलोत ने इशारों इशारों में सचिन पायलट पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सिर्फ अच्छा दिखने से और अच्छी अंग्रेजी बोलने से ही कुछ नहीं होता, सबसे जरूरी होती है मेहनत और नीयत। ये राजनीति की दो पीढ़ियों के बीच का वो द्वंद्व है जिसे आज समझना जरूरी है और आज इस पर बहस भी हो रही है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या राजनीति में टेस्ट मैच का दौर खत्म हो गया है और 2020 का जमाना अब आ गया है, क्योंकि आजकल की पीढ़ी के जो नेता हैं वो 2020 मैच खेलना चाहते हैं, वो सब कुछ जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, जबकि पुराने जमाने के जो नेता थे वो टेस्ट मैच के अंदाज में खेलते थे और लंबे अनुभव के आधार पर नेताओं के पास दशकों तक जो नेता हैं वो जनता के सामने जाते रहते थे। पहले किसी नेता की लोकप्रियता का पैमाना इस बात से तय होता था कि उसकी एक आवाज पर कितने लोग सड़कों पर उतर आते हैं, लेकिन अब डिजिटल नेताओं का जमाना आ गया है जो जमीन से ज्यादा सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, टीवी पर सक्रिय रहते हैं। इसलिए आज हम जनरेशन गैप को आधार बनाकर राजनीति के बदलते समीकरणों का एक विश्लेषण करेंगे और खास तौर पर अब कोविड-19 के बाद जो नया दौर शुरू हुआ है उसमें कैसे नेताओं की राजनीति चलेगी, क्योंकि जो नेता ये दावा करते थे कि वो जमीन से जुड़े हुए हैं अब वो जमीन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे कोरोना वायरस के बाद। इसके बाद हम भारत के करोड़ों लोगों से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर का विश्लेषण करेंगे। अगर आपको भी आरओ का पानी पीने की आदत है और आपके घर में आरओ लगा हुआ है तो हो सकता है कि इस साल के अंत तक आपको ये आरओ हटाना पड़े, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी ने सरकार से कहा है कि इस साल के अंत तक उन इलाकों में आरओ पर प्रतिबंध लगा दिया जाए जहां पीने के पानी में टीडीएस की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है। इसके अलावा जिन कंपनियों के आरओ पानी शुद्ध करने के नाम पर 75 से 80% पानी बर्बाद कर देते हैं उन कंपनियों को भी ऐसे आरओ बेचने की इजाजत नहीं होगी। एनजीटी के इस आदेश का विश्लेषण इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि भारत में उपलब्ध 70% पानी पीने योग्य नहीं है। इसलिए आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नया नियम पानी का संकट झेल रहे भारत के करोड़ों लोगों को कैसे प्रभावित करेगा। हमारा मीडिया अक्सर ऐसी खबरों को महत्व नहीं देता, लेकिन हमारी दृष्टि में ये खबर आपके और आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज आरओ से और पानी से जुड़ी सारी जानकारियां आपको देखने को मिलेंगी और आखिर में हम आपको तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा के उस पहले म्यूजिक एल्बम के बारे में बताएंगे जिसने लॉन्च होते ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्रालय ने भारत की तीनों सेनाओं को जरूरी रक्षा खरीद के लिए अधिकार दिए हैं। अब भारत की तीनों सेनाएं 300 करोड़ तक के हथियार और जरूरी सामान खरीद सकती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया कि इस फैसले से खरीद से जुड़ी समय सीमा कम हो जाएगी और 1 साल के भीतर संबंधित चीजों की उपलब्धता की शुरुआत सुनिश्चित होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख जाएंगे। 17 और 18 जुलाई को होने वाले दौरे पर रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे। 17 जुलाई को रक्षा मंत्री लद्दाख का दौरा करेंगे और एलएसी के फॉरवर्ड ब्लॉक पर भारतीय सेना की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। 18 जुलाई को राजनाथ सिंह एलओसी पर स्थिति की समीक्षा के लिए श्रीनगर जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पर बड़ा आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा है कि सचिन पायलट खुद सरकार को गिराने की साजिश में शामिल थे। बीजेपी जो आज सत्ता में केंद्र में है उनके साथ में आप हॉबनॉबिंग करो, उनके साथ में पैसे की डील करो, उनके साथ में लेन देन करो। हॉस्टिंग की गई है, हमारे पास प्रूफ है। सचिन पायलट पर कांग्रेस ने कहा कि उन्हें परिवार में लौट आना चाहिए और अगर कांग्रेस विधायक दल में उनका बहुमत है तो साबित करें और अपना अधिकार ले लें। कांग्रेस नेतृत्व ने सारे दरवाजे खोलकर उदार हृदय से कहा कि घर का व्यक्ति अगर घर से भूलकर बाहर चला जाए तो वो परिवार का सदस्य रहता है, आप वापिस आ जाइए। कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट ने आज राजस्थान के बागी विधायकों के साथ दिल्ली में बैठक की। सचिन पायलट और बागी विधायकों की ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। नेपाल के प्रधानमंत्री के बाद उनके विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने विवादित बयान दिया है। एक टीवी इंटरव्यू में प्रदीप ग्यावली ने कहा कि रिसर्च हुई तो रामायण का इतिहास बदल जाएगा। यी धेरै कुराहरू हाम्रा परम्परागत विश्वासमाथि
हाम्रा आस्थाहरूमाथि छन्। हामीले यही भन्दै आएका छौँ, सीता जनकपुरमा जन्मिन्, उनको विवाह चाहिँ रामसँग भयो, अयोध्यामा भयो। भोलि अध्ययनले अर्को कुनै पुष्टि गर्यो भने त्यो त धेरै कुराहरू स्वाभाविक रूपले बदलिन्छन्। प्रदीप ग्यावली से पहले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने श्री राम को नेपाली मूल का बताया था। इस पर नेपाल के विदेश मंत्रालय ने सफाई देते हुए कहा कि ओली किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। ओली के बयान के विरोध में नेपाल से लेकर भारत तक आज भी कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। केपी शर्मा ओली अपनो बयान फिरता लो। भारत और यूरोपीय संघ के शिखर सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ को भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के मौजूदा हालात की जानकारी दी। वैश्विक आतंकवाद पर हुई चर्चा में पाकिस्तान का भी जिक्र आया। Combating terrorism, terrorist financing, countering radicalization and abuse of internet for these purposes was also discussed. यूरोपीय संघ के नेताओं से प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ की साझेदारी विश्व शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। भारत ईयू पार्टनरशिप आर्थिक पुनर्निर्माण में और एक मानव केंद्रित और मानवता केंद्रित ग्लोबलाइजेशन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने यूरोपीय यूनियन को रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में निवेश का न्योता भी दिया। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ाने के हमारे प्रयत्नों में हम यूरोप के इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी का आमंत्रण करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कोरोना काल ने कामकाज के तरीकों को बदल कर रख दिया है। देश के युवा बदली हुई परिस्थिति के मुताबिक खुद को तेजी से ढाल रहे हैं। पीएम मोदी ने हुनर को 21वीं सदी के युवाओं की सबसे बड़ी ताकत बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटा बड़ा हर हुनर आत्मनिर्भर भारत की बड़ी ताकत बनेगा। विश्व युवा कौशल दिवस और स्किल इंडिया मिशन की 5वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को स्किल, रीस्किल और अपस्किल का मंत्र भी दिया। आज भारत में नॉलेज और स्किल दोनों में जो अंतर है उसे समझते हुए ही काम हो रहा है। कोरोना वायरस से लड़ाई में अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना इंक की वैक्सीन mRNA 1273 पहले ट्रायल में पूरी तरह कामयाब रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर खुशी जताई और ट्वीट कर सिर्फ इतना लिखा, वैक्सीन पर बहुत अच्छी खबर। मॉडर्ना इंक कंपनी की वैक्सीन के पहले टेस्ट में 45 लोगों को शामिल किया गया था। अब मॉडर्ना वैक्सीन के अगले स्टेज ट्रायल की तैयारी हो रही है, जो कि 27 जुलाई से शुरू हो सकता है। अमेरिका में 87 स्टडी लोकेशन पर वैक्सीन का ट्रायल होगा। अगर तीसरे चरण का ट्रायल कामयाब रहा तो मॉडर्ना कंपनी कोरोना वायरस की वैक्सीन पर बड़ा ऐलान कर सकती है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस से संक्रमण के 29,000 से ज्यादा मामले आए हैं, जो कि नया रिकॉर्ड है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 29,429 नए केस सामने आए। 582 लोगों की कोरोना से मौत हुई। वहीं 20,572 मरीज इलाज से ठीक हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 9,36,181 लोग संक्रमित हुए हैं। 5,92,032 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। 3,19,840 मरीजों का इलाज जारी है, जबकि कुल 24,309 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से लड़ाई में दिल्ली से आज फिर अच्छी खबर आई है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 18,000 से कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में संक्रमण के 1,647 नए केस आए। इस दौरान 2,463 मरीज ठीक हुए और 41 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना वायरस से अब तक 1,16,993 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 95,699 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 3,487 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 15 जुलाई तक दिल्ली में 2.25 लाख संक्रमित मरीजों का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब दिल्ली की स्थिति काफी बेहतर है। हमने 15,500 बेड्स का इंतजाम कर लिया है, लेकिन आज उनमें केवल 4,000 बेड भरे हुए हैं, बाकी सारे बेड खाली हैं। तो स्थिति काफी नियंत्रण में नजर आ रही है आज। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की हत्या के मामले में सीआईडी ने
डहाणू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। 4500 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट में 169 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें से 11 आरोपी नाबालिग। 16 अप्रैल को पालघर जिले के गढ़चिंचले गांव में पुलिस के सामने 2 साधु और उनके ड्राइवर की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी थी। सवालों में घिरने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 5 पुलिस वालों को निलंबित कर दिया था और 30 पुलिस वालों का तबादला कर दिया था और जांच सीआईडी को सौंपी थी। आज हम आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आए हैं। आपने सोचा होगा कि आज हम आपको या तो सबसे पहले चीन की कोई खबर दिखाएंगे या फिर राजस्थान के राजनीतिक समीकरण के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन आज हम शुरुआत एक ऐसी खबर से करना चाहते हैं जो आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये खबर आपको फिर से ये सोचने पर मजबूर करेगी कि खबर की असली परिभाषा क्या होनी चाहिए, न्यूज की परिभाषा क्या होनी चाहिए, मीडिया को आपके लिए आपको कौन सी खबर दिखानी चाहिए और खबरों की प्राथमिकता कैसे तय होनी चाहिए। तो आज हम ये एक नया प्रयोग आपके साथ फिर से कर रहे हैं। वैसे तो जी न्यूज पर हम हमेशा इस तरह की चीजें करते रहते हैं, लेकिन आज सबसे पहले हम एक ऐसी खबर आपको दिखा रहे हैं जो आपसे और आपके परिवार से जुड़ी हुई है। अगर आपके घर में आरओ लगा हुआ है और आप आरओ द्वारा फिल्टर किया गया पानी पीते हैं तो हमारा आज का विश्लेषण आपके लिए ही है, क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी एनजीटी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को एक आखिरी अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि सरकार इस साल के अंत तक ऐसे आरओज पर प्रतिबंध लगा दे जिनमें पानी साफ करने की प्रक्रिया के दौरान 80% पानी बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा एनजीटी ने उन जगहों पर भी आरओ पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है जहां 1 लीटर पानी में टीडीएस यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की मात्रा 500 मिलीग्राम से कम है। एनजीटी ने यह आदेश कुछ महीनों पहले भी दिया था, लेकिन पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से इसे लागू कराने में देर हो रही है और सरकार ने इसे लागू कराने और लोगों को जागरूक करने के लिए अब 4 महीने का समय और मांगा है। एनजीटी का कहना है कि सिर्फ ऐसे आरओ की बिक्री को ही इजाजत मिलनी चाहिए जो पानी साफ करने की प्रक्रिया के दौरान सिर्फ 40% पानी बर्बाद करते हों। एनजीटी का कहना है कि आरओ द्वारा बर्बाद किया गया पानी पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है और ग्राउंड वाटर को भी प्रदूषित करता है। लेकिन अगर इस साल के अंत तक ये नए नियम लागू हो गए तो इसका आप पर, आपके परिवार पर, आपकी रसोई पर क्या असर पड़ेगा, आज हम आपको समझाएंगे। भारत में हर जगह पीने के पानी की गुणवत्ता एक जैसी नहीं है, आप सब जानते हैं। इसलिए लोगों को यह पता नहीं चल पाता कि उनके यहां जो पानी आता है वो पीने लायक है भी या नहीं। इसलिए लोग अक्सर अपने घर में आरओ लगवा लेते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आरओ लगाने की जरूरत सिर्फ उन्हीं लोगों को है जिनके घरों में आने वाले पानी में टीडीएस की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा है। टीडीएस पानी में घुल जाने वाले वो कण होते हैं जिन्हें आरओ की मदद से पानी से हटाया जाता है। लेकिन परेशानी यह है कि पानी में आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले कणों के साथ साथ वो मिनरल्स, वो खनिज पदार्थ भी होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी हैं और आरओ द्वारा पानी साफ किए जाने की प्रक्रिया के दौरान ये जरूरी मिनरल्स भी पानी से हटा दिए जाते हैं और इनमें आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे मिनरल्स शामिल हैं। आरओ का अर्थ होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। आपने कई बार आप आरओ शब्द का तो इस्तेमाल करते होंगे, आप सोचते होंगे, आप में से ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि इसे हम आरओ क्यों कहते हैं। आरओ का मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ये पानी को साफ करने की एक प्रक्रिया होती है और इसके तहत पानी को एक मेम्ब्रेन यानी एक प्रकार के फिल्टर से गुजारा जाता है। इस दौरान पानी में घुले कण पानी से अलग कर दिए जाते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान पानी में घुले कणों पर दबाव डाला जाता है और दबाव बढ़ने पर पानी में घुले ये कण पानी से अलग होकर पीछे रह जाते हैं और आरओ के जरिए आपको शुद्ध पानी पीने को मिलता है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान बहुत अधिक मात्रा में पानी बर्बाद भी होता है। आमतौर पर एक आरओ प्यूरिफायर 1 लीटर साफ पानी उपलब्ध कराने के दौरान 3 लीटर पानी बर्बाद कर देता है। यानी 1 लीटर पानी जब आपको मिलता है आरओ से तो उसके लिए 3 लीटर पानी बर्बाद होता है। यानी 75% पानी बर्बाद हो जाता है और आपको पीने के लिए मिलता है सिर्फ 25% पानी।
एक अनुमान के मुताबिक भारत में दूषित पानी को साफ करने वाले आरओ सिस्टम्स का बाजार फिलहाल 4,200 करोड़ रुपए का है और वर्ष 2024 तक ये 7 गुना बढ़कर करीब 29,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। लेकिन विडंबना यह है कि सरकार आरओ के गैर जरूरी इस्तेमाल पर प्रतिबंध तो लगाना चाहती है, लेकिन भारत के ज्यादातर शहरों में पीने के पानी की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है। उसका क्या होगा? पिछले साल उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 21 शहरों से पानी के सैंपल लिए थे और इनमें से 15 शहरों से लिए गए सैंपल जांच में फेल हो गए थे। इन शहरों में हमारे देश की राजधानी दिल्ली भी शामिल थी। नीति आयोग के मुताबिक भारत में उपलब्ध 70% पानी दूषित है और पानी की गुणवत्ता के मामले में भारत दुनिया के 122 देशों में 120वें नंबर पर है, यानी हमारी हालत बहुत ही खराब है। आरओ का इस्तेमाल करना भारत के लोगों की मजबूरी है, लेकिन इससे होने वाली पानी की बर्बादी के बारे में भी अब लोगों को सोचना होगा, क्योंकि हमारे देश में लोग पानी को फ्री का माल समझते हैं। लोगों को लगता है पानी तो मुफ्त में है, जितना चाहे उतना बर्बाद कर दो, कुछ नहीं होगा। उदाहरण के लिए, अगर एक परिवार में 5 लोग रहते हैं और वो प्रतिदिन 20 लीटर पानी का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए और पीने के लिए करते हैं, तो ये 20 लीटर पानी असल में 60 लीटर पानी को बर्बाद करके हासिल होता है। यानी महीने भर में करीब 1800 लीटर पानी एक ही परिवार बर्बाद कर देता है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के मुताबिक भारत में एक मध्य वर्गीय परिवार में प्रति व्यक्ति पानी की खपत करीब 135 लीटर है, लेकिन ये 135 लीटर पानी उन खुशनसीब भारतीयों को ही मिल पाता है जिनके घरों तक पानी पहुंचता है, क्योंकि नीति आयोग के मुताबिक भारत के 60 करोड़ लोग गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। ये लगभग हमारी आधी आबादी है और वर्ष 2020 तक, यानी इस साल तक, देश के 21 शहरों में ग्राउंड वाटर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इनमें बेंगलुरु, दिल्ली और चेन्नई जैसे बड़े शहर शामिल हैं। लेकिन अगर अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर आपके घर में आरओ लगा हुआ है और आपके यहां पानी की जो सप्लाई होती है उसमें टीडीएस की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है, तो क्या सरकार आप पर भी कानूनी कार्रवाई कर सकती है? इसका जवाब यह है कि फिलहाल इस संबंध में कोई कानून बनाया ही नहीं गया है, इसलिए इससे जुड़े नियम क्या होंगे ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। आज हम आपको सिर्फ तैयार कर रहे हैं भविष्य के लिए, लेकिन अगर सरकार नए नियम लागू करती है तो हो सकता है उन इलाकों में लोगों को घरों में आरओ लगाने की इजाजत ना दी जाए जहां पीने के पानी की गुणवत्ता ठीक ठाक है, यानी जहां साफ पानी पहले से आ रहा है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता है तो हो सकता है कि उसका आरओ जब्त कर लिया जाए, उस पर कोई जुर्माना भी लगा दिया जाए। आरओ बनाने वाली कंपनियों के लिए भी ये नियम बहुत सख्त होंगे, क्योंकि उन्हें ऐसी मशीनों का निर्माण करने की इजाजत मिलेगी जो कम से कम पानी की बर्बादी करते हैं। भारत इस समय पानी के मामले में दोहरी मुसीबत का सामना कर रहा है। एक तरफ भारत में पानी का संकट है और बड़ी संख्या में लोगों के पास पीने का साफ पानी उपलब्ध नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग आरओ का इस्तेमाल करके किसी तरह से पानी को साफ कर भी लेते हैं, वो जाने अनजाने में पर्यावरण का बहुत नुकसान कर रहे हैं और पानी की भी बहुत बर्बादी कर रहे हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत में पानी की बर्बादी नहीं रोकी गई तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा नुकसान होगा और भारत का जो विकास दर है वो नेगेटिव में जा सकता है, यानी 0 से भी नीचे। इतना ही नहीं, भारत में हर साल 2 लाख लोग साफ पानी नहीं मिलने की वजह से मर जाते हैं अलग अलग बीमारियों के कारण, और अगले 11 वर्षों में देश के 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीने का पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह मछली बिना पानी के तड़पती है, ठीक उसी तरह भारत आने वाले वर्षों में बिना पानी के तड़पने पर मजबूर हो सकता है। हमें पानी के महत्व को समझना होगा और अपनी इस विशाल जनसंख्या जो अगले 11 सालों में 160 करोड़ के पार पहुंच जाएगी, उसकी प्यास बुझाने का इंतजाम भी करना होगा। और ये प्यास न सिर्फ पानी से बुझानी होगी, बल्कि पानी की बर्बादी को भी हमें हर कीमत पर रोकना ही होगा। यहां आपको यह भी समझना चाहिए कि भारत में जिस पानी को साफ माना जाता है, साफ पानी की परिभाषा क्या है? क्या वो पानी दुनिया के पैमानों पर भी खरा उतरता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भारत में 1 लीटर पानी में टीडीएस की मात्रा अगर 500 मिलीग्राम या उससे कम है तो ये पानी पीने लायक माना जाएगा। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक 1 लीटर पानी में टीडीएस का स्तर 300 मिलीग्राम से कम होता है तो वो सबसे उत्तम पेयजल माना जाता है।
300 से 600 मिलीग्राम टीडीएस वाले पानी को अच्छा माना जाता है और 600 से 900 मिलीग्राम टीडीएस वाले पानी को ठीक ठाक माना जाता है, जबकि इससे ज्यादा टीडीएस वाला पानी पीने के योग्य नहीं होता। कुछ नए और स्मार्ट आरओ सिस्टम आपको यह बताने में सक्षम होते हैं कि आपके पानी में टीडीएस की मात्रा कितनी है। इसके अलावा आप टीडीएस मीटर के जरिए भी इसका पता लगा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां ज्यादातर लोगों को अपने घरों में आरओ लगाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर जनता को साफ पानी उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य माना जाता है और सरकार ऐसा करती है। ऐसा ही एक देश है अमेरिका। हमने कुछ समय पहले अमेरिका से इस विषय पर आपके लिए एक रिपोर्टिंग की थी और यह समझने का प्रयास किया था कि अमेरिका में लोग आरओ का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। आज आपको उस रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा हम दिखा रहे हैं। भारत में 70% पानी पीने लायक नहीं है और यह बात उपभोक्ता मंत्रालय के सर्वे में भी साफ हो गई है। जिन लोगों के पास पैसे हैं वो आरओ लगवा सकते हैं, लेकिन जिनके पास आरओ का विकल्प नहीं है वो पानी उबाल कर पी सकते हैं। लेकिन अमेरिका जैसे देशों में ना तो पानी उबालना पड़ता है और ना ही आरओ पर मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। और तो और आप बाथरूम के नल से पानी लेकर इत्मीनान से पी सकते हैं। घर में जैसे खाना बनाना है या पानी पीना है, हम लोग पानी खाने के लिए एंड इसके लिए नॉर्मल टैप वाटर यूज करते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ पे कोई भी फिल्टर और ये नहीं, यहाँ पे हर चीज आप मतलब हम ड्रिंकिंग वाटर मतलब पानी पीने के लिए भी वॉशरूम का पानी हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा। यहाँ पे ये पूरा फिल्टर वाटर मतलब है, मतलब इस पानी को कहीं फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसको गुजारने की जरूरत नहीं गुजारा। आप ये करके आप पानी भी पी सकते हो। अच्छा, मैं ये पानी पी सकता हूँ या आप डायरेक्ट टैप वाटर भी पी सकते हो। इस पानी को पीने से मुझे आपको बिल्कुल कहीं से ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई भारत का टैप वाटर पी रहा हूँ, ऐसा नहीं लग रहा। हाँ, क्योंकि उसमें बहुत फर्क हो जाता है। वो अब भारत में मतलब इंडिया में मतलब डायरेक्ट टैप वाटर पियो तो खारा लगता है या टेस्ट में बिल्कुल। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। अगर आपको पानी में ऐसा लगता है ये पानी पीने के दौरान या इसको इस्तेमाल के दौरान कि कुछ गड़बड़ लग रही है, ये पानी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तो यहाँ उस पानी को टेस्ट करने के लिए फ्री किट्स बाजार में होते हैं। आप मार्केट में जाते हैं और उसके लिए आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। वहां पे वो स्टोर्स में वो फ्री किट होता है पानी को टेस्ट करने वाला किट, वो आप वहां से घर लेके आ सकते हैं। उस पानी को ले जाके उसमें टेस्ट करा सकते हैं उस किट को, और उस टेस्ट की रिपोर्ट भी वो स्टोर आपको देगा और फिर वो रिपोर्ट आप आगे जो सिस्टम यहाँ है पानी सप्लाई करने वाली जो एजेंसीज हैं उन तक पहुंचा सकते हैं कि भैया ये रिपोर्ट है। ये जो किट है जी, अच्छा, ये किट आप बाजार से ये बाजार से ये फ्री में किट मिलता है, तो हम लोग घर पे रखते हैं। हाँ, फ्री देखिए आप इसमें इस तरह का टेस्ट या लेट्स से देखिए आपको एक लिखा हुआ है कि प्लीज चेक कंडीशंस यू एक्सपीरियंस। जो आपको फील हो रहा है, क्या आपको फील हो रहा है कि क्लोरीन स्मेल आ रहा है या पानी में कुछ ब्राउन स्टेन्स है, राइट, कुछ डिपॉजिट्स है या रॉटन स्मेल है, तो ये सब सारा दिया हुआ। आपको जो फील हो रहा है वो टिक करें। और जैसे कि इसमें दिया हुआ किट है, इसमें आप इसको पानी में भर के और इसमें पैक करके, ठीक है, इसके साथ ये पानी आप सीधा इससे ले या टैप वाटर से ले सकते हैं, कहीं से भी आप पानी ले लो। अब आप समझ गए होंगे कि अगर सरकार और प्रशासन के पास इच्छा शक्ति हो तो पानी वाली कहानी सुधर सकती है। लेकिन भारत में जल वाली परेशानी को कल पर टालने की आदत जो है, और ये आदत देश के लोगों के साथ साथ पर्यावरण की सेहत पर भी भारी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एनजीटी ने यह आदेश आज से 14 महीनों पहले भी दिया था और अब सरकार को इस साल 31 दिसंबर तक इस आदेश को लागू कराना होगा। और मेरे हाथ में इस समय एनजीटी के उसी आदेश की कॉपी है, जिसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें अगर आप चाहें तो मैं आपको पढ़कर बता सकता हूं। ये आदेश जो है, इसमें सरकार को क्या क्या करने के लिए कहा गया है। इसमें वो लिखते हैं, द आरओ रिजेक्ट कैन अपसेट द लैंड, सरफेस वाटर और सीवरेज सिस्टम। द रिपोर्ट सजेस्ट्स the RO reject should be diluted and only then discharged into the waste water stream.
Consumers need to be informed about water source and quality including TDS level. और फिर आगे उनमें लिखा हुआ है wherever RO use is to be permitted, recovery of water to the level of more than 60% should be ensured and star rating of the systems be made mandatory. यानी अब जो RO बनाने वाली कंपनियां हैं उन्हें भी अपनी टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ेगी। ये जो मशीन अभी आपको दी जा रही हैं इनमें से ज्यादातर मशीन अब आपके काम की हो सकता है ना रहें। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास जो RO की मशीन है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं और उसकी क्षमता कैसी है, क्योंकि अब नियम बदलने वाले हैं। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन जल सिर्फ जीवन नहीं बल्कि भारत के लोगों का संस्कार भी है। हमारी संस्कृतियों का जन्म नदियों के किनारे हुआ। नदियां हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। नदियों की हम पूजा करते हैं, पानी की, जल की पूजा होती है हमारे यहाँ। हमारे कई तीर्थ स्थल जलाशयों के किनारे हैं। कई उत्सव और मेले नदियों और समुद्र के किनारे आयोजित किए जाते हैं। हिंदू कैलेंडर में खास मौकों पर स्नान का बहुत महत्व होता है। हम जल से भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजा से पहले जल से शुद्धि करते हैं और मृत्यु के बाद जल में अस्थियों का विसर्जन करते हैं और श्राद्ध में भी जल से तर्पण होता है। हमारे पुराणों में जल समाधि का जिक्र है। जब घर में कोई मेहमान आता है तब हम पानी के लिए जरूर पूछते हैं, यह भी हमारे संस्कारों में है। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि मेहमान शायद खुद ही कहेंगे पानी के अलावा कुछ भी दे दो, बस पानी मत देना, क्योंकि भारत में पानी की गुणवत्ता के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। और ये एक स्टडी आपको ये भी बताती है कि भारत में जो बीमारियां फैलती हैं उनमें पानी की वजह से फैलने वाली बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। यानी बहुत सारी बीमारियां तो आपके शरीर में सिर्फ इसलिए जाती हैं क्योंकि वो पानी के जरिए आपके शरीर में गई हैं। वो इन्फेक्शन पानी के जरिए आपके शरीर में गया है क्योंकि आपने साफ पानी नहीं पिया। अब आप सोचिए, आप साफ हवा के लिए एयर प्यूरिफायर लगवा रहे हैं, साफ पानी के लिए अपने खुद का RO सिस्टम लगवा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए आप अपनी प्राइवेट कार या फिर टू व्हीलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इलाज के लिए आप प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं, अपने बच्चे की शिक्षा प्राइवेट स्कूल में करवा रहे हैं, सरकारी स्कूल में नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सोसाइटी, अपने दफ्तर में प्राइवेट गार्ड रख रहे हैं, और जब बिजली चली जाती है तो आप अपना जनरेटर या अपना इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं। यानी आपने धीरे 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 अपनी हर मूलभूत सुविधा के लिए अपनी खुद की एक समानांतर व्यवस्था कर ली है। सरकारें आपको ना तो साफ हवा दे पा रही हैं, ना साफ पानी दे पा रही हैं। इलाज के लिए आप सरकारी अस्पतालों में जाना नहीं चाहते, शिक्षा के लिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना चाहते, सुरक्षा के लिए पुलिस के पास नहीं जाना चाहते, अपना गार्ड रखना चाहते हैं। आपको बिजली भी नहीं मिलती और सरकार जो सड़कें आपको दे रही है वो भी बहुत जगह इस्तेमाल के योग्य नहीं रह गई हैं। तो अब सवाल ये है कि हम सरकार से आखिर ले क्या रहे हैं। आज आपको इस पर विचार करना चाहिए कि सरकार से आप क्या ले रहे हैं। अब हम आज की एक बड़ी बहस के बारे में आपको बताते हैं। आज दिन भर एक बहस चल रही थी। बहस क्या थी? क्या युवा नेता सचिन पायलट को अपनी जल्दबाजी की कीमत चुकानी पड़ी? क्योंकि सचिन पायलट की हालत अब ऐसी हो गई है कि उन्हें न माया मिली न राम। पार्टी की कार्रवाई के बाद आज उन्हें सफाई देनी पड़ी कि वो अब भी कांग्रेस के सदस्य हैं और वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, और कुछ लोग उनका नाम बीजेपी से जोड़कर उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट के लिए अब कांग्रेस में रहकर काम करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उन पर पार्टी की कार्रवाई के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत ताकतवर हो चुके हैं। अब गहलोत अब खुलकर यह बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सचिन पायलट जैसे नेता बीजेपी के साथ मिलकर हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त में जुटे हुए थे, और इसके सबूत भी उनके पास हैं। लेकिन सचिन पायलट के लिए मुश्किल सिर्फ यही नहीं है। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का पद छीन लेने के बाद कांग्रेस ने पायलट और उनके समर्थक विधायकों को अयोग्य घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। और पार्टी की शिकायत के बाद राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष ने पायलट सहित 19 विधायकों को अब कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। ये वो 19 विधायक हैं जिन्होंने सचिन पायलट का साथ दिया था। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों से 2 दिन में जवाब मांगा गया है कि वो पार्टी विप के मुताबिक कांग्रेस की विधायक दल की 2 बैठकों में शामिल क्यों नहीं हुए। सोमवार और मंगलवार को 2 दिन जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायक वहां
नहीं पहुंचे थे वो शामिल नहीं हुए। और असल में उन्हें वहां पर अगर वो विधायक दल के सदस्य हैं तो उन्हें ये बाध्यता है कि उन्हें वहां जाना चाहिए था। अगर इस नोटिस का 2 दिन में इन विधायकों ने जवाब नहीं दिया तो माना जाएगा कि ये विधायक अब कांग्रेस विधायक दल के सदस्य नहीं हैं और इसके बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और इसी आशंका से शायद सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों ने फिलहाल अपने तेवर कुछ नरम कर लिए हैं और खुद सचिन पायलट अब सफाई देने में जुट गए हैं। कहा जा रहा है कि आज सचिन पायलट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की नहीं। वो कैमरे के सामने तो नहीं आए, लेकिन कुछ न्यूज एजेंसियों के जरिए इस मामले में उन्होंने अपनी बात रखी है। सचिन पायलट ने कहा कि वो न तो बीजेपी के किसी नेता से मिले हैं और न ही वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्हें राज्य पुलिस ने सरकार गिराने और राजद्रोह के आरोप में एक नोटिस दिया था, जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। पायलट ने यह भी कहा है कि राजस्थान सरकार में उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। अफसरों से कहा जाता था कि वो पायलट की बात ना सुने। महीनों तक कैबिनेट की बैठकें नहीं होती थीं और ये बात उन्होंने कई बार पार्टी के बड़े नेताओं को बताई है। इन बातों से कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि सचिन पायलट के पास अब बहुत कम विकल्प बचे हैं। वो अशोक गहलोत की सरकार गिराने की स्थिति में अभी है नहीं और फिर ऐसी स्थिति में वो फिलहाल बीजेपी के लिए भी कोई खास फायदेमंद नहीं रहेंगे। उनके लिए खुद की पार्टी बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के सामने कोई तीसरा मोर्चा कभी सफल नहीं रहा। वहां 2 पार्टियों का सिस्टम ही चलता है। अब सचिन के पास यही विकल्प बचता है कि वो कांग्रेस में रहकर चुपचाप खून का घूंट पीते रहें, सब बर्दाश्त करते रहें और ऐसी बातें सुनने के लिए मजबूर हो जाएं जो बातें अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुलकर उन्हें सुना रहे हैं। गहलोत ने आज सचिन पायलट को एक ताना दिया और उन्होंने कहा कि सिर्फ हैंडसम दिखने से कुछ नहीं होता, अच्छी अंग्रेजी बोलने से भी कुछ नहीं होता। सबसे जरूरी होता है मेहनत करना और साफ नीयत रखना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का नाम तो नहीं लिया, लेकिन नई पीढ़ी के नेताओं से अपनी तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के नेताओं की रगड़ाई नहीं हुई, यानी ऐसे नेताओं को ज्यादा मेहनत किए बिना सब कुछ जल्दी जल्दी हासिल हो गया, जबकि गहलोत जैसे नेताओं ने 40 साल तक संघर्ष किया, लेकिन नई पीढ़ी ने कभी इस तरह का संघर्ष न तो किया और न देखा, इसलिए उन्हें इसकी कीमत समझ में नहीं आती। आज आप सबको अशोक गहलोत की बात सुननी चाहिए। असल में अशोक गहलोत ने जो बात कही है वो काफी हद तक सही है। कोई भी अनुभवी व्यक्ति, चाहे वो राजनीति का हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र का हो या किसी और क्षेत्र का हो, कोई भी अनुभवी व्यक्ति आपसे यही बात करेगा। तो पहले आप अशोक गहलोत की ये बात सुनिए जो उन्होंने सचिन पायलट के लिए कही है। मैंने एक दिन कहा कि 40 साल जो आज लीडरशिप है देश के अंदर, हम लोगों की 40 साल पहले की, उनकी खूब रगड़ाई हुई थी यूथ कांग्रेस एनएसयू में। 40 साल के बाद भी हम जिंदा हैं। कोई पीसीसी प्रेसिडेंट, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई एआईसीसी महामंत्री और कोई आपका केंद्रीय मंत्री बने। जिंदा 40 साल बाद रहे हम लोग। ये नई पीढ़ी जो आई है, जिसके बारे में हम कहते हैं हम उनको पसंद नहीं करते, बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी पसंद करता है, सोनिया गांधी पसंद करती है, अशोक गहलोत पसंद करता है। गवाह है, हमारी जब मीटिंग होती है तो मैं लड़ी लड़ता हूँ यूथ के लिए, एनएसयू के लिए, यूथ कांग्रेस के लिए। आज आप बताइए, मैंने कहा इनकी रगड़े नहीं हुई थी, इसलिए आज तकलीफ होती है। ये समझ नहीं पा रहे, इनको केंद्रीय मंत्री बन गए, पीसीसी अध्यक्ष बन गए, अगर रगड़े होती तो और अच्छा ढंग से काम करते थे। कोई अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता है। अच्छे हैंडसम पर्सनैलिटी वाले सब कुछ नहीं होता है। आपके दिल में क्या है देश के लिए, आपका कमिटमेंट क्या है, आपकी विचारधारा, नीति, कार्यक्रम जो है आपकी पार्टी के, कितना बड़ा कमिटमेंट है आपका, ये सब देखा जाता है आपको। सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है, आप समझ गए? सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती है, समझ जाओ आप लोग। अशोक गहलोत लगभग 70 साल के हैं और सचिन पायलट लगभग 43 साल के हैं। और अशोक गहलोत आज क्या कह रहे हैं कि सिर्फ अच्छा दिखने से कुछ नहीं होता, हैंडसम दिखने से कुछ नहीं होता, शानदार अंग्रेजी में बात करने से कुछ नहीं होता। और उन्होंने टेलीविजन की भाषा
का प्रयोग किया आज। उन्होंने कहा कि बाइट देने से कुछ नहीं होता। बाइट का मतलब होता है कि जब नेता टेलीविजन पर आकर, जैसे अभी हमने आपको अशोक गहलोत का ये जो बयान दिखाया, इसे टेलीविजन की भाषा में बाइट कहा जाता है। तो आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे नेता आजकल बाइट देने में बड़े एक्सपर्ट हैं। वो काम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उनका बाइट यानी उनके बयान टेलीविजन पर आपको हर रोज दिखाई देते हैं। तो अब आप इसको इस तरीके से देखिए कि कुछ नेता ऐसे होते हैं जो लगातार काम करते रहते हैं, वो आपको टीवी पर नजर नहीं आते, उनके इंटरव्यू भी बहुत कम आते हैं और वो रोज टीवी पर दिखते भी नहीं हैं। कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने घर से बाहर निकलते नहीं हैं, सड़कों पर नहीं निकलते, लेकिन टीवी पर आपको वो नेता किसी ना किसी बहाने हर रोज नजर आ जाएगा और वो बहुत प्रेजेंटेबल होते हैं। भाषा पर उनकी जो पकड़ है वो बहुत जबरदस्त होती है। लेकिन क्या यह मान लिया जाए कि जो लोग बहुत सुंदर दिखते हैं, जिनकी भाषा पर बहुत पकड़ होती है, टीवी पर डिबेट बहुत अच्छा करते हैं, क्या वही अच्छे नेता होते हैं? वैसे तो सचिन पायलट के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने मेहनत नहीं की, या वो जमीनी नेता नहीं है, या कामचोर हैं, या मेहनत नहीं करते, क्योंकि मेहनत तो उन्होंने की है और उनकी मेहनत का ही यह नतीजा था कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। हम यहां ये नहीं कह रहे हैं कि अशोक गहलोत ने मेहनत नहीं की थी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बातें हो सकता है कुछ निजी ईर्ष्या से प्रेरित आपको लग रही हों, लेकिन ये बातें गलत नहीं हैं। हमारे देश की नई राजनीति का कड़वा सच ये है कि नई पीढ़ी के ज्यादातर नेताओं में अब वो बात नहीं है जो बात पुरानी पीढ़ी के नेताओं में एक जमाने में हुआ करती थी, क्योंकि पुरानी पीढ़ी के जो नेता हैं वो लगातार दशकों तक संघर्ष करके अपने पदों पर पहुंचते थे। पुरानी पीढ़ी के नेताओं में लोकप्रिय होने का मतलब होता था उनके एक इशारे पर लाखों लोग अपने घरों से बाहर निकल आते थे, सड़कों पर आ जाएं। ये नेता जमीन से जुड़ी राजनीति किया करते थे, गांव गांव जाते थे, हर गांव में हर सरपंच का नाम उन्हें याद होता था, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम उन्हें याद रहता था, अपने अपने राज्यों में एक एक इलाके और एक एक गांव को वो निजी रूप से जानते थे। इन नेताओं को गांव गांव के कार्यकर्ताओं की पहचान रहती थी और इनमें आप मुलायम सिंह यादव को मान सकते हैं, लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेताओं के नाम आप गिन सकते हैं जो कि जमीन से उठकर ऊपर आए। लेकिन पुरानी पीढ़ी के ऐसे नेताओं के दिन अब लद चुके हैं। अब ये तमाम नेता अगर आप देखें तो ये राजनीति से बाहर हो चुके हैं। नई पीढ़ी में आपको शॉर्टकट से नेता बनने वाले बहुत चेहरे दिखाई देंगे। नेता बनने का फॉर्मूला अब यह बन गया है कि पहले जो नई पीढ़ी के लोग हैं खुद को किसी खास पार्टी के विचारक के तौर पर पेश करते हैं ताकि टेलीविजन में होने वाले डिबेट्स में उन्हें हिस्सा मिले। फिर ये विचारक बनकर टीवी में आते हैं, टीवी पर आते हैं, डिबेट शो में ये पैनलिस्ट बन जाते हैं। अलग अलग पार्टियां अब टीवी डिबेट शोज में अपने लोगों को भेजने के लिए इन्हें पैनलिस्ट के तौर पर नियुक्त कर लेती हैं और फिर ये हर रोज आपको टीवी पर दिखते हैं डिबेट्स में। इसके बाद इनमें से जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें अलग अलग पार्टियां अपना स्पोक्स पर्सन बना देती हैं, यानी प्रवक्ता बना देती हैं और कुछ वर्ष प्रवक्ता के तौर पर ये सारे लोग टीवी पर छाए रहते हैं और फिर वहां से इनमें से किसी को राज्यसभा सीट मिल जाती है तो किसी को लोकसभा का टिकट मिल जाता है, वो लोकसभा का चुनाव लड़ लेता है और फिर जो लोग भाग्यशाली होते हैं वो फिर संसद में भी पहुंच जाते हैं और नहीं भी पहुंचते हैं तो नेता तो बन ही जाते हैं। अब इस फॉर्मूले में जमीनी राजनीति के लिए मेहनत और जमीनी राजनीति की समझ का कोई खास मतलब नहीं है। सबसे जरूरी यह है कि शक्ल सूरत आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी आप हैंडसम या ब्यूटीफुल होने चाहिए, बोलने की अच्छी क्षमता आपके पास होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, मीडिया के कैमरे के सामने अच्छे अच्छे बयान देना आना चाहिए, वो भी कम समय में, अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, कम समय में ज्यादा से ज्यादा बात करना आना चाहिए और डिबेट में चीखने चिल्लाने की पूरी योग्यता आपके पास होनी चाहिए। आपके पास ये योग्यता तो बहुत जरूरी है, आप इतनी जोर से चीख सकें, चिल्ला सकें कि बाकी के जो डिबेट में शामिल होने वाले नेता हैं वो आपकी आवाज के नीचे दब जाएं। यह आपकी काबिलियत होनी चाहिए। यानी अब हमारी राजनीति में टेस्ट मैच खेलने की क्षमता वाले नेता बहुत ही कम बचे हैं। अब हमारी राजनीति में सिर्फ 2020 मैच वाले नेता ही बाहर निकल रहे हैं। जो कुछ ही वर्षों में सब कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं वो जल्दबाजी में है। वैसे भी कोरोना वायरस की वजह से जमीनी राजनीति की गुंजाइश अब और भी कम हो गई है। अब डिजिटल नेताओं का जमाना आ गया है, यानी अब नेता जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं बल्कि
डिजिटल नेता हो चुके हैं। अब यह देखा जाता है कि जब वो ट्वीट करते हैं तो रीट्वीट कितने होते हैं, लाइक्स कितने होते हैं, और उनके ट्वीट्स पर या उनके फेसबुक पोस्ट पर कितने कमेंट्स आते हैं, कितने लाइक्स आते हैं, और इसी से ये पता लगाया जाता है कि ये कितने लोकप्रिय हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि गुड लुकिंग नेता सबको अच्छे लगते हैं, उनकी एक अलग छवि बन जाती है और उनमें लोगों को एक अलग करिश्मा दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रति भी लोग इसलिए शुरुआत में आकर्षित हो गए थे। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जब उनके पुत्र राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने 1984 में लोकसभा चुनाव लड़ा, तब कांग्रेस को लोकसभा की 414 सीटों पर जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव में इतनी सीटें कांग्रेस न तो नेहरू के जमाने में जीत पाई थी, न इंदिरा गांधी के जमाने में जीत पाई थी, और इसके बाद कभी इतनी सीटें कांग्रेस ने दोबारा जीती भी नहीं। लेकिन तब 5 साल के अंदर ही राजीव गांधी से लोगों का मोहभंग भी हो गया था और लोगों को समझ में आ गया था कि गुड लुक्स से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि 1984 में रिकॉर्ड सीटें जीतने वाली कांग्रेस राजीव गांधी के ही नेतृत्व में 1989 का लोकसभा चुनाव बुरी तरह से हार भी गई थी। हालांकि 84 के चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से बहुत सहानुभूति थी कांग्रेस के प्रति और राजीव गांधी के प्रति, इसलिए भी उन्हें ज्यादा सीटें मिली। यानी अच्छा दिखना, अच्छी अंग्रेजी बोलना और ग्लैमरस नेता ज्यादा दिनों तक जनता का समर्थन हासिल नहीं कर सकता अगर वो काम नहीं करता है। तो काम तो करना ही पड़ेगा। सफल नेता की असली पहचान उसके काम से और जमीनी स्तर पर उसके जुड़ाव से होती है। नेता की असली पहचान सिर्फ उसके अच्छे दिखने से नहीं होती, लेकिन यह सबक राजनीति की नई पीढ़ी शायद भूल चुकी है। अब राजनीति की जो नई पीढ़ी है वो अपने लिए एक पीआर कंपनी रखती है जो कि उनका पीआर करती है, जो उनकी पूरी इमेज को मैनेज करती है, जो ये देखती है कि वो क्या ट्वीट करेंगे, जो उनके पूरे सोशल मीडिया प्रोफाइल को स्टडी करती है। इन सब चीजों के जरिए अब नेतागिरी होती है और उन्हें यही लगता है कि सफल नेता वही है जो ज्यादा से ज्यादा टीवी पर दिखाई दे और जमीन पर मेहनत किए बिना जल्द से जल्द राजनीतिक शक्ति हासिल कर ले। सचिन पायलट के साथ जो हुआ उससे यही साबित होता है कि हमारी युवा पीढ़ी शायद अभी जल्दबाजी में है, और ये जल्दबाजी हमें सिर्फ राजनीति में ही नहीं समाज में भी दिखती है। सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, समाज में भी नई पीढ़ी में ये जल्दबाजी है। नई पीढ़ी कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी है और जल्द से जल्द सब हासिल करना चाहती है। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच टकराव दोनों के बीच सोच को लेकर भी होता है। देश की युवा शक्ति राजनीति की नई पीढ़ी के नेताओं से खुद को कनेक्ट भी करती है। नई पीढ़ी के जो लोग हैं, नई पीढ़ी में जोश होता है। इस जोश में वो संयम जैसे गुण को कई बार पीछे रख देते हैं। राजनीति में कहा जाता है कि संयम सबसे बड़ा गुण है और कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं बल्कि सही मौका और समय देखकर ही करना चाहिए। और राजनीति में सही मौका आने में कई बार 10 साल लग जाते हैं, 20 साल, 25 साल भी सही मौका आने में लग जाते हैं। लेकिन क्या नई पीढ़ी के नेता इतना लंबा इंतजार करने के लिए तैयार हैं? इसलिए सचिन पायलट अपनी रणनीति में इस बार जरा से चूक गए, बावजूद इसके कि वो बहुत टैलेंटेड हैं और उनके अंदर बहुत सारी खूबियां भी हैं। हालांकि यहां एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देनी चाहिए कि महत्वाकांक्षी होना कोई अपराध नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। महत्वाकांक्षी शब्द को एक नेगेटिव शब्द माना जाता है, जबकि महत्वाकांक्षी होने में कोई बुराई नहीं है। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है। अशोक गहलोत भी 47 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री बन गए थे, और अगर सचिन पायलट 43 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री बनने के लिए जोर लगा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? अगर सचिन पायलट 26 वर्ष की उम्र में सांसद बन गए और फिर उन्हें केंद्रीय मंत्री का पद भी मिल गया तो अशोक गहलोत भी 32 साल की उम्र में केंद्रीय मंत्री बन गए थे। अगर देश के राजनीतिक इतिहास में व्यापक जन समर्थन वाले नेताओं को याद करें तो इसमें सबसे पहला नाम इंदिरा गांधी का आता है। एक वक्त पर इंदिरा गांधी के बारे में उनके करीबी कहते थे, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। इसी तरह से जयप्रकाश नारायण, जो जेपी के नाम से मशहूर थे, उनकी लोकप्रियता ने इंदिरा गांधी जैसे नेता को इमरजेंसी लगाने पर मजबूर कर दिया था। 70 के दशक में इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी की रैलियों की जो भीड़ होती थी वो लाखों में होती थी। उसी समय की कुछ तस्वीरें हम आपको आज दिखा रहे हैं। तो एक करिश्माई नेता जो होता है वो ऐसा होता है जिसे सुनने के लिए भीड़ घंटों तक इंतजार करती है, और ये भीड़ उन्हें टीवी पर नहीं देख रही, ये भीड़ सोशल मीडिया पर उनके साथ जुड़ी हुई नहीं है, ये भीड़ आई है खुद उन्हें सुनने के लिए। इसी तरह से पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ऐसे नेता थे जिन्हें व्यापक जन समर्थन था।
किसानों का मसीहा कहा जाता था। इसके बाद भारतीय राजनीति में व्यापक जनसमर्थन वाले नेताओं में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी आया। अटल जी का भाषण सुनने के लिए लाखों लोग जुट जाया करते थे। मास अपील वाले नेताओं में मुलायम सिंह यादव का नाम भी लिया जा सकता है। ऐसे नेताओं ने वर्षों तक जमीनी संघर्ष किया है और फिर उसके बाद अपनी बड़ी पहचान बनाई। और अगर ये हार भी जाते थे, अगर इंतजार भी करना पड़ता था दशकों तक, तो उस इंतजार के लिए भी ये तैयार रहते थे, बेचैन नहीं होते थे। और कांग्रेस में पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के नेताओं के बीच राजनीतिक शक्ति के लिए एक तरह से अब एक युद्ध चल रहा है। और इसमें एक बहुत बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा देती है। कांग्रेस का जो पूरा डीएनए है वो परिवारवाद पर ही आधारित है। छोटा परिवारवाद हो या बड़ा परिवारवाद हो, छोटा वंश हो या बड़ा वंश हो। अगर आप गांधी परिवार को देखेंगे तो सबसे बड़ा राजनीतिक खानदान है, लेकिन जो बाकी के जो राजनीतिक खानदान है वो छोटे छोटे राजनीतिक खानदान है। सचिन पायलट आज अपने पिता राजेश पायलट की वजह से यहां पर हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पिता माधवराव सिंधिया की वजह से यहां पर हैं। उन्हें सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं जैसे प्रिया दत्त, वो अपने पिता सुनील दत्त की वजह से वहां पर हैं। इसी तरीके से आपको और बहुत सारे लोग, मिलिंद देवरा की भी बात करेंगे। मिलिंद देवरा भी अपने पिता की वजह से आज कांग्रेस में जहां हैं वहां पर हैं। संघर्ष यही है, एक बड़ा खानदान है और एक छोटा राजनीतिक खानदान है। पीढ़ियों के बीच का संघर्ष है। कांग्रेस के ऐसे ही बुरे दिन और ऐसे ही संघर्ष की वजह से एक वक्त पर कांग्रेस में कामराज प्लान बना था। आज आपको कामराज प्लान के बारे में जरूर जानना चाहिए। और ये कहानी है 1960 के दशक की। 1962 के युद्ध में चीन से हारने के बाद कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी। इसी की वजह से 1963 में कांग्रेस लोकसभा के 3 उपचुनाव हार गई थी। संकट की इस घड़ी में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के बड़े नेता के कामराज ने एक प्लान बताया, जिसके मुताबिक कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को सरकार में पद छोड़कर संगठन में काम करने के लिए कहा गया। उनसे कहा गया कि अब आप मंत्री नहीं रहेंगे, संगठन में काम कीजिए, बाहर जमीन पर निकलिए। और इसी प्लान के तहत खुद के कामराज ने तब तत्कालीन मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके साथ ही कांग्रेस के 6 मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। इसके अलावा तत्कालीन केंद्र सरकार के 6 मंत्रियों ने भी अपने इस्तीफे दे दिए थे। और इस्तीफा देने वालों में लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई और बाबू जगजीवन राम जैसे नेता तब शामिल थे। इसके बाद के कामराज को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन आज की राजनीति में क्या आप इस तरह की उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए ये बहस लगातार चल रही है कि जो आज आपको के कामराज के बारे में इसलिए भी हमने आपको बताया क्योंकि आज के कामराज का जन्मदिन है। और आज के दिन अगर आप उनका के कामराज प्लान को अगर पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 60 के दशक में उन्होंने कितना शानदार प्लान तैयार किया था पार्टी के रिवाइवल के लिए, ताकि पार्टी उस शौक से, उस सदमे से निकलकर दोबारा मजबूत हो सके। आज कांग्रेस को फिर से कामराज के प्लान पर काम करना चाहिए। और बात वहीं आ जाती है कि जो हमारे यंग नेता हैं उनमें बहुत बेसब्री है, वो जल्दी आगे जाना चाहते हैं। और पुराने नेता जो हैं वो बहुत तेज दौड़ना नहीं चाहते। और ये संघर्ष लगातार चलता ही रहेगा। अब हम यहां पर 4 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको चीन से आई एक खबर दिखाएंगे। चीन से एक महिला ऑस्ट्रेलिया गई, अब वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है और उसने वहां ट्विटर पर चीन की सरकार का विरोध किया, चीन के राष्ट्रपति का विरोध किया। लेकिन इसके बाद चीन की पुलिस ने उस महिला के माता पिता के साथ जो किया वो आज आपको हैरान कर देगा। भारत में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर छीन कर लेंगे आजादी जैसे नारे लगाने वालों को आज चीन से आई ये खबर जरूर देखनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में बैठी एक चीन की महिला ट्वीट करती है चीन के खिलाफ और चीन की पुलिस चीन में उस महिला के मां बाप के घर पहुंच जाती है और फिर क्या करती है, इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग
एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस, मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिजनेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात हम आपसे ये बात कई बार कहते हैं कि आपको इस बात का शुक्र मनाना चाहिए कि आप भारत में रहते हैं, क्योंकि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी है और यहाँ आप दिल खोलकर अपनी सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं और सोशल मीडिया पर या वैसे भी आप अपने विचारों की पूरी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। लेकिन चीन में ऐसा करने की आज़ादी बिल्कुल नहीं है। फिर भले ही आप चीन की सरकार की आलोचना किसी और देश में बैठकर ही क्यों ना कर रहे हो। ताजा उदाहरण चीन की एक महिला का है जिनका नाम है जू फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और वर्किंग हॉलिडे वीजा लेकर वहां पर काम कर रही हैं। इस दौरान इस महिला ने, ये चीन की रहने वाली महिला है, चीन की नागरिक है, इस चीन की नागरिक ने ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए अपना एक ट्विटर अकाउंट बनाया और चीन की सरकार और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आलोचना करते हुए इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से कुछ ट्वीट्स कर दिए। ऐसा करते हुए इस महिला ने अपनी पहचान गुप्त रखने की कोशिश की और एक नकली नाम का इस्तेमाल किया, लेकिन चीन की पुलिस को इसका भी पता चल गया और फिर चीन की पुलिस ने जो किया वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चीन की पुलिस चीन के अनहुई प्रांत में इस महिला के घर पहुंच गई। ये पता करते हुए पहले उन्होंने ये पता किया कि यह महिला कौन है,
फिर इसके घर का पता लगाते लगाते इसके घर पहुंच गई और इसके माता पिता से पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद एक पुलिस अधिकारी ने इसके माता पिता के फोन से वहां पर इस महिला को एक वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल के दौरान यह महिला अपने पिता को भी देख पा रही थी। वीडियो कॉल पर पुलिस अधिकारी ने इस महिला को धमकी देते हुए कहा कि हम इस समय आपके घर पर हैं, आपके माँ बाप हमारे साथ हैं और आपको यह याद रखना चाहिए कि आप चीन की नागरिक हैं और आप पर चीन के कानून लागू होते हैं, भले ही इस समय आप ऑस्ट्रेलिया में हैं। इसके बाद पुलिस अधिकारी ने कहा कि जब भी जू यानी ये महिला चीन वापस लौटें तो उन्हें सबसे पहले पुलिस स्टेशन आना होगा, क्योंकि जो कुछ वो ट्विटर पर लिख रही हैं चीन का कानून उसकी इजाजत नहीं देता। पहले आप इस महिला और चीन के पुलिस अधिकारी के बीच हुई ये बातचीत सुनिए। ये वीडियो कॉल पर बातचीत हुई है, यानी पुलिस महिला के माँ बाप के घर पहुंचती है, उनको अपने साथ बिठाती है और वहां से इस महिला को वीडियो कॉल करती है और फिर क्या कहती है उस वीडियो कॉल में आप देखिए। 但是我明天我就告诉你一声，我在找你父亲，啊，好吧，你可以录音录像，我明天告诉你。而且你现在我跟你讲，你那个推特发的那些东西是绝对不可以的。那推特不是我的。你说清楚点嘛。你马上来广州找我。 चीन में ट्विटर समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध है, इसलिए यह महिला चीन में रहकर चीन का विरोध तो बिल्कुल नहीं कर सकती थी। यह महिला खुद को एक मानवाधिकार कार्यकर्ता बताती है और इसने 1 महीना पहले ही ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में चीन के विरोध में एक रैली का भी आयोजन किया था और तियाननमेन स्क्वायर नरसंहार को लेकर भी इसने कई ट्वीट्स किए थे और आरोप लगाया था कि चीन की सरकार अपने नागरिकों से तमाम जानकारियां छिपाती है। इस महिला का कहना है कि चीन की पुलिस उसके माता पिता से हर हफ्ते पूछताछ कर रही है और उन्हें वहां जाकर परेशान करती है, लेकिन इस महिला के पिता का कहना है कि उनकी बेटी ने कानून तोड़ा है और उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। सोचिए, उनके जो पिता हैं इस महिला के, वो किसी दबाव में आकर, वो उनकी मजबूरी है, ये ना बोलें तो क्या बोलें, इसलिए इतने दबाव में आ गए कि अब खुद कह रहे हैं कि मेरी बेटी को सजा मिलनी ही चाहिए क्योंकि उन्हें जिंदा रहना है। इस महिला के पिता चीन की एक यूनिवर्सिटी में कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कम्युनिस्ट पार्टी की थ्योरी पढ़ाते हैं, लेकिन अब उनकी बेटी की वजह से चीन की पुलिस उन्हें भी प्रताड़ित कर रही है। इस खबर से आप समझ सकते हैं कि चीन के नागरिक क्यों अपनी सरकार के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोलते। कुछ दिनों पहले चीन ने एक ऐसे व्यक्ति के सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर दिया था जिसकी शक्ल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलती जुलती है और इस व्यक्ति का नाम लियू केक्विन है, जो एक संगीतकार भी हैं और जर्मनी के बर्लिन शहर में रहते हैं। लियू केक्विन सोशल मीडिया के माध्यम से चीन के लोगों को संगीत सिखाते थे, लेकिन शी जिनपिंग जैसा दिखने की वजह से चीन में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन कैसा देश है। वहां के राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ बोलना तो क्या, उनके जैसा दिखना भी एक अपराध है। और आपको यह भी याद होगा कि गलवान घाटी में जो भारतीय सैनिकों के साथ चीन की सेना का संघर्ष हुआ था, उसमें चीन के जो सैनिक मारे गए, चीन की सेना ने और चीन की सरकार ने आज तक अपने देश के लोगों को यह नहीं बताया कि चीन के कितने सैनिक मारे गए हैं, जो लोग मारे गए हैं उनके नाम क्या हैं, उनके परिवार कहां रहते हैं, सारी जानकारियां अभी तक गुप्त रखी गई हैं। दूसरी तरफ हमारा देश भारत है, जहां लोगों को संविधान के आर्टिकल 19A के तहत अभिव्यक्ति की आजादी मिली हुई है। इसी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत भारत में कुछ लोग छीन कर लेंगे आजादी का नारा भी लगाते हैं। देश के प्रधानमंत्री के बारे में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं, यहां तक कि ये लोग देश के खिलाफ भी कुछ भी बोलते हैं, अपनी सेना के खिलाफ बोलते हैं, अपने देश की सरकार के खिलाफ बोलते हैं, अपने प्रधानमंत्री के बारे में बोलते हैं, क्या नहीं बोलते। अब सवाल यह है कि भारत में जितने भी लिबरल्स हैं, जितने भी कम्युनिस्ट हैं, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, वो चीन के 140 करोड़ लोगों के हित में, ये जो उनके भाई बहन 140 करोड़ उनके भाई बहन चीन में इस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, हमारे देश के लिबरल्स और हमारे देश के कम्युनिस्ट इन लोगों के हित में कभी भी कोई आवाज क्यों नहीं उठाते? ये चीन के 140 करोड़ लोगों के लिए आजादी छीन कर क्यों नहीं ले लेते? इन्हें लेनी चाहिए। आजकल अगर किसी भी देश में तानाशाही होती है तो लोकतंत्र की हत्या होती है तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, लेकिन चीन के खिलाफ
कोई खड़ा नहीं होता और बात बात पर लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग भी चीन के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। अब हमारी अगली खबर उन लोगों के लिए है जो अध्यात्म और संगीत में बहुत रुचि रखते हैं। ग्रीस के महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा था कि संगीत इस ब्रह्मांड की आत्मा है। यह आपके मन को पंख प्रदान करता है। संगीत आपको कल्पनाओं के पार ले जाता है, जीवन को आकर्षक बनाता है और आपको खुशियों से भर देता है। यह प्लेटो ने कहा था, मशहूर दार्शनिक जो है। आध्यात्मिक गुरु ओशो कहते थे कि संगीत मेडिटेशन यानी ध्यान के बहुत करीब होता है और संगीत सुनते हुए भी आप ध्यान कर सकते हैं और संगीत को परिवर्तन का मार्ग बना सकते हैं। इसलिए आज हम एक ऐसे संगीत की बात करेंगे जिसमें मधुर धुन के साथ साथ अध्यात्म का भी मिश्रण है। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने इसी महीने की 6 तारीख को अपने 85वें जन्मदिन के अवसर पर अपना पहला म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया था, जिसका नाम है इनर वर्ल्ड। ये एल्बम लॉन्च होने के कुछ ही दिनों में मशहूर बिलबोर्ड चार्ट की न्यू एज एल्बम श्रेणी में पहले नंबर पर पहुंच गया है पूरी दुनिया में, जबकि दुनिया भर की नई एल्बम्स में ये इस समय 8वें नंबर पर है। इस एल्बम में दलाई लामा के प्रवचन, बातचीत के हिस्से और मंत्रों को संगीतबद्ध किया गया है। दलाई लामा के प्रवचनों और उनके मंत्रों को म्यूजिक एल्बम का रूप देने का विचार न्यूजीलैंड की एक महिला को आया था। यह महिला जब वर्ष 2015 में भारत आई तो उन्होंने म्यूजिक एल्बम के लिए दलाई लामा को मना लिया। उस समय दलाई लामा ने उन्हें बताया कि संगीत इंसानों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोगों को उनके मूल स्वभाव के करीब लाता है, निकट लाता है और उन्हें दिल से अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। पहले आप दलाई लामा की इस एल्बम के एक गीत कंपैशन का एक छोटा सा हिस्सा सुनिए और फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। 对于马国工作的话，从上届以后了，土地生产到了现在是差什么？上届工业当中也得到的是，现在63是大伙儿知道差什么？对。इस गीत में आपने जो मंत्र सुना वो है ओम मणि पद्मे हूम। यह संस्कृत का एक मंत्र है और तिब्बत के बौद्ध धर्म में इसे सबसे बड़े मंत्रों में से एक माना जाता है। दलाई लामा कहते हैं कि यह मंत्र शरीर, मन और वाणी को शुद्ध बनाने में मदद करता है, क्योंकि शरीर, मन और वाणी ही हमारे ज्यादातर दुखों की वजह है। लेकिन मंत्र और संगीत सिर्फ अध्यात्म का ही रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि संगीत की मदद से आप संकट के दौर में खुद को शांत और संतुलित भी बना सकते हैं। बड़े बड़े रिसर्चर्स का यह दावा है कि संगीत सुनने से आपके मस्तिष्क की कोशिकाएं जल्दी नहीं मरती और संगीत आपकी एंजाइटी कम करने के साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी संतुलित रखता है। और सोने से पहले अगर आप संगीत सुनते हैं तो ये गहरी नींद लेने में भी आपकी मदद कर सकता है और संगीत सुनने से आपकी याददाश्त भी दुरुस्त होती है, तेज होती है। इसलिए संकट के इस दौर में अगर आप चाहें तो संगीत को अपना सबसे अच्छा साथी बना सकते हैं। सबसे सच्चा साथी संगीत को आप बना सकते हैं और संगीत की खास बात यह है कि संगीत आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। और अब आखिर में हम भारतीय सेना के ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के पराक्रम की बात करेंगे, जिनसे आज की पीढ़ी बहुत प्रेरणा ले सकती है। आप शायद उनके बारे में आज भूल गए होंगे। आज ही के दिन वर्ष 1912 में उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में ब्रिगेडियर उस्मान का जन्म हुआ था। ब्रिगेडियर उस्मान के पराक्रम के कारण ही 72 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर के नौशेरा का झंगड़ इलाका भारत का हिस्सा बना था। वर्ष 1947 में भारत के आजाद होने के बाद देश का बंटवारा हुआ था, आप सब जानते हैं, और देश की अलग अलग रियासतों का भारत या पाकिस्तान में विलय हो गया था। तब पाकिस्तान ने कबायलियों की मदद से जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया था। इस हमले के बाद जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत के विलय के दस्तावेजों पर दस्तखत किए थे और जम्मू कश्मीर की रक्षा करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ था, क्योंकि भारत ने अपनी सेना जम्मू कश्मीर में भेज दी थी जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए।
अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सेना की मदद से कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला करके झंगड़ इलाके पर कब्जा कर लिया था। उस समय ब्रिगेडियर उस्मान 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडर थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक वो पाकिस्तान को झंगड़ से खदेड़ नहीं देंगे तब तक खाट पर नहीं सोएंगे। उस जमाने में आराम करने या नींद लेने के लिए खाट का इस्तेमाल ही किया जाता था, यानी चारपाई। मार्च 1948 में जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी। वहां पर ब्रिगेडियर उस्मान ने पाकिस्तान के कबायलियों का डटकर मुकाबला किया था और नौशेरा की लड़ाई के बाद ब्रिगेडियर उस्मान को नौशेरा का शेर कहा जाने लगा था। इस अभियान का नाम ऑपरेशन विजय था और 18 मार्च 1948 को नौशेरा के झंगड़ इलाके पर भारतीय सेना ने अपना कब्जा जमा लिया था। इसके बाद नजदीक के गांव से ब्रिगेडियर उस्मान के लिए उधार में मांगकर एक चारपाई लाई गई और तब उनकी ये शपथ पूरी हुई थी और तब वो चारपाई पर बैठे। हालांकि बाद में 3 जुलाई 1948 को पाकिस्तान के घुसपैठियों से लड़ते हुए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और मरणोपरांत उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ब्रिगेडियर उस्मान ने बहुत कम उम्र में ही सेना में शामिल होने का फैसला किया था। वर्ष 1934 में वो ब्रिटेन के सैंडहर्स्ट की रॉयल मिलिट्री एकेडमी से सैन्य ट्रेनिंग लेकर सेना में शामिल हुए थे। उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था और तत्कालीन भारतीय सेना के सैन्य अधिकारी ब्रिटेन की मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग लेकर आते थे। वर्ष 1947 तक ब्रिगेडियर उस्मान ब्रिगेडियर बन चुके थे। तभी भारत का बंटवारा हुआ और हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि शायद वो पाकिस्तान जाना पसंद करेंगे। यहाँ खास बात यह है कि ब्रिगेडियर उस्मान के पास ये विकल्प था कि वो भारत में रहें या पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान ने भारत में रहने का फैसला किया। तब मोहम्मद अली जिन्ना ने उनका फैसला बदलने की बहुत कोशिशें की थी और ऐसा भी कहा जाता है कि जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तान का सेना प्रमुख बनाने का ऑफर तक दे दिया था, लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान भारत में रहने के अपने फैसले पर कायम रहे और उन्होंने इस ऑफर को छोड़ दिया। हालांकि इस बात की पुष्टि बाद में नहीं हो पाई। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जब शहीद हुए उस समय वो सिर्फ 35 साल के थे, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और अपना बलिदान देकर भी देश की रक्षा की। आज की युवा पीढ़ी चाहे तो उनसे बहुत कुछ सीख सकती है। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि किस बीमारी में मरीज को भूलने की परेशानी होने लगती है। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल 2 ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे।
अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है। क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के, अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिज़नेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए, ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से, तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस, मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल 2 ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है। क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है।
तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिजनेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के सोचने लगे, जिसके कारण से कंफ्यूज हो गए। नहीं तो सिंपल सी बात है, ज़िंदगी का एसेंस मैं पहले भी कई अपने शो में कह चुका हूँ, ज़िंदगी का सार निचोड़ केवल दो ही हैं। एक ये कि प्रेजेंट में रहो, पास्ट और फ्यूचर में अपने दिमाग को मत जाने दो, और दूसरा ये कि जो कुछ है वो इस 5 हाथ की काया में ही है, आपके अपने अंदर ही है। हम ढूंढते हैं बाहर, हर बात का जवाब हम दूसरे जगह ढूंढते हैं, लेकिन अगर सिंपलिस्टिकली अगर अपने आप से समझें तो आपको अपनी बात का जवाब अपने पास ही मिलेगा। और उसको कोई नेगेटिविटी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी सक्सेस में बाधा बन रही है, जो आपकी खुशियों के बीच में आड़े आ रही है, उसको जब आपको समझ आया कि मेरे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करने के लिए हमें ही चलना पड़ेगा। ये शो हो चाहे मैं हूँ, केवल आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ता चलना आपको पड़ेगा। लेकिन आज हम बात करें नेगेटिविटी की। नेगेटिव असर हमारे पर बहुत से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम पॉजिटिव बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तब तक हम ज़िंदगी में नेगेटिविटी को हटा नहीं सकेंगे। अगर एक कोई बड़े, जैसे आपका कॉलेज है, आपके प्रिंसिपल हैं, उनके टीचर्स हैं, कॉलेज की भलाई के लिए कुछ काम वो सोच रहे हैं, 6-7 लोग अगर बैठे हैं, उसमें से यदि एक व्यक्ति नेगेटिव सोचने वाला भी हो ना, तो वो फ़ायदा कर सकता है, क्योंकि वो जो विषय डिस्कस किया जा रहा है, जो निर्णय आपने लेना है, उस पे नेगेटिव रूप भी वो दिखा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी एक अपना टैलेंट होता है। उसको नेगेटिव मतलब बहुत एक बुराई के रूप में नहीं सोच के अगर ये सोचें कि उसके अंदर एक ये टैलेंट है जो कि जन्म से उनको मिला है, तो ऐसे इंसान अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हो सकते हैं, वो अच्छे एनालिस्ट हो सकते हैं। किसी बात को एनालाइज करना हो
तो उसको एनालिसिस ठीक से करके आपके सामने रख सकते हैं। वो लोग जो बिजनेस के अंदर कोई फेलियर होने वाला है उसको पहले देख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव बात सोचेंगे, नेगेटिव क्वेश्चन करेंगे। तो इस प्रकार के रोल में यदि नेगेटिव सोचने वाला व्यक्ति लगाया जाए तो वहाँ पे वो एसेट हो सकता है। लेकिन नेगेटिविटी की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, ये भी हमको सोच के चलना पड़ेगा। और कभी आपको लगे कि मेरे अंदर नेगेटिविटी कुछ है आपके अपने अंदर, उसको स्ट्रेंथ में कैसे बदला जाए ये भी जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. जब आदमी कन्विंस नहीं होता किसी बात से तो उसके बारे में फिर धीरे धीरे नेगेटिव सोचने लगता, और वो नेगेटिविटी फिर हमारे ऊपर कब्जा कर लेती। तो इसका इलाज बड़ा सिंपल है। आज ज़िंदगी हमारी बड़ी सिंपल है, लेकिन क्योंकि वातावरण इस प्रकार का बन गया, वेस्टेड इंटरेस्ट इतने चारों तरफ हमारे हैं, लोग एक्सप्लॉयटेशन की नीतियाँ चारों तरफ ऐसी हैं, जिसके कारण से जो सीधी सच्ची चीज़ थी उसको हमने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूप से करके और बढ़ा चढ़ा के और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आज ही के दिन वर्ष 1916 में हवाई जहाज बनाने वाली मशहूर कंपनी बोइंग की स्थापना हुई थी। उस समय इस कंपनी का नाम बोइंग नहीं था, बल्कि इसका नाम था पैसिफिक एरो प्रोडक्ट्स, जिसे अप्रैल 1917 में बदलकर बोइंग कर दिया गया। इसी के साथ वर्ष 1954 में आज ही के दिन पहली बार बोइंग 707 विमान का सफल परीक्षण किया गया था, जिसके बाद इसका कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। वर्ष 1910 में आज ही के दिन मशहूर जर्मन साइकेट्रिस्ट एमिल क्रेपलिन ने अल्जाइमर्स को एक विशेष बीमारी बताया था, और यह नाम इस बीमारी को पहली बार आइडेंटिफाई करने वाले साइकेट्रिस्ट एलोइस अल्जाइमर्स के नाम पर रखा गया था। एलोइस अल्जाइमर्स एमिल क्रेपलिन के साथ काम किया करते थे। अल्जाइमर्स एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, जिसमें धीरे धीरे मरीज को भूलने की बीमारी हो जाती है और वो धीरे धीरे सब भूलता चला जाता है। वर्ष 2002 में आज ही के दिन पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म कोर्ट ने अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर डैनियल पर्ल की हत्या के मामले में आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख को फांसी की सजा दी थी। लेकिन इस साल पाकिस्तान की एक अदालत ने इसी आतंकवादी की फांसी की सजा को 7 साल की सजा में बदल दिया। अहमद उमर सईद इससे ज्यादा समय जेल में काट चुका है, इसलिए अब उसे रिहा कर दिया गया है। वर्ष 1904 में आज ही के दिन रशियन नाटककार और मशहूर लघु कथा लेखक एंटोन चेखोव का निधन हुआ था। कहा जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी से लड़ते हुए उनकी मौत हुई थी। पेशे से डॉक्टर रहे चेखोव को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कहानीकारों में से एक माना जाता है। द लेडी विद द डॉग, वार्ड नंबर 6, अबाउट लव और द ब्लैक मंक उनकी कुछ मशहूर लघु कथाओं में से एक है। वर्ष 1986 में दूरदर्शन पर एक बड़ा मशहूर कार्यक्रम आया करता था, जिसका नाम था कथा सागर। उस कार्यक्रम में भी एंटोन चेखोव की कई शॉर्ट स्टोरीज को दिखाया गया था। वर्ष 1960 के दशक की राजनीति के किंग मेकर कहे जाने वाले राजनेता के कामराज का वर्ष 1903 में आज ही के दिन जन्म हुआ था। सिर्फ 18 वर्ष की उम्र में के कामराज ने राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 1954 से 1963 तक कामराज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गांवों तक मुफ्त शिक्षा पहुंचाने और मिड डे मील योजना शुरू करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। और जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, वर्ष 1912 में आज ही के दिन ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान का जन्म हुआ था।
ब्रिगेडियर उस्मान को नौशेरा का शेर भी कहा जाता है। 1948 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में ब्रिगेडियर उस्मान जम्मू कश्मीर के नौशेरा में तैनात थे। उस समय पाकिस्तान के 5000 कबायली नौशेरा तक पहुंच गए थे और उनके मुकाबले भारत के सैनिकों की संख्या बहुत ही कम थी। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान और उनके सैनिकों ने बड़ी बहादुरी से दुश्मन के करीब 1000 लोगों को मार गिराया और बाकी हमलावरों को भागने पर मजबूर कर दिया और इसी के बाद उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाने लगा। 1948 के युद्ध में ही ब्रिगेडियर उस्मान शहीद हो गए थे। तब उनकी उम्र सिर्फ 35 साल थी। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था और उनकी अंतिम यात्रा में खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए थे। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां हर एक कोस पर पानी और 4 कोस पर वाणी बदल जाती है। लेकिन आज भारत में पानी और वाणी दोनों ही प्रदूषण का शिकार हो गए हैं। इसलिए शुद्ध पानी और शुद्ध वाणी पर हमेशा जोर दीजिए। नमस्कार। और अब बात भारत और चीन की सीमा